गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सॉरी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे आपके बुक के अंदर एक नाम से दिया हुआ है, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है बच्चा, और टेक्निक्स भी हैं इसमें, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसका क्या मतलब है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या सीखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को सीखोगे जिनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आपको सिर्फ बेसिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स सीखने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। केमिस्ट्री का मतलब होता है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की जब केमिकली स्टडी करते हो आप, उसके कंपोजिशन का मतलब कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, कौन कौन से केमिकल्स या बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए, एंड उसके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो किस वजह से या किन बॉन्ड्स की वजह से फॉर्म होता है, वो सब स्टडी आपकी केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कॉम्पाउंड्स, द स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कॉम्पाउंड्स, यानी कि जिन कॉम्पाउंड्स के अंदर कार्बन्स होते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन कार्बन कंटेनिंग कॉम्पाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स। कार्बन का बॉन्ड आपको मैनी टाइम्स हाइड्रोजन के साथ दिखाई देगा, और समटाइम्स आपको कुछ हेट्रो एटम्स के साथ दिखाई देगा। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, ये सारे के सारे हेट्रो एटम्स के अंदर आते हैं। तो कार्बन आपको इनके साथ बॉन्ड बनाता हुआ भी दिखाई देगा, जैसे कि CCl4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड नहीं है, इसके साथ ये हैलोजन वाला हेट्रो एटम है। इस एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं बच्चा, आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हैलोजेंस कहलाते हैं। तो जब कोई भी कार्बन आपके इन तरह के कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, है ना। अब देखो कार्बन का बॉन्ड तो है और ऑक्सीजन के साथ भी है, लेकिन ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज शो की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो आपके ये कंपाउंड शो नहीं कर पाते, दैट्स वाई। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ आपने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया होगा अपनी क्लास 10th में। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना, आपने क्लास 10th में इनके बारे में पढ़ा होगा। ये यहाँ पे भी आपको पढ़ने हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स CnH2n, यानी कि -2 करते रहो, और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है ना, इस तरह से हमारा जनरल फॉर्मूला है ये किसी भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, एल्कीन्स आर कंसिडर्ड अंडर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड द एल्काइंस ऑल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, alkanes are single bonded compounds, alkenes are double bonded compounds, alkynes are triple bonded compounds। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसे सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। इस डबल बॉन्ड के अंदर वन बॉन्ड सिग्मा का होता है और वन बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही अल्काइंस में वन बॉन्ड सिग्मा का होता है और ऊपर नीचे जो आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि यहाँ पर वन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर वन सिग्मा, वन पाई, यहाँ पर वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें बच्चा कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज वन ही होता है। सिग्मा बॉन्ड कभी भी आपको किसी दो कार्बन के बीच कभी भी आपको जो भी बॉन्ड बने हुए होंगे मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा, ऑलवेज आपको सिग्मा बॉन्ड वन ही दिखाई देगा। और इसके अलावा जो बाकी बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इतना 10th क्लास में पढ़ के आते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, तभी हमें यहाँ पढ़ना है ये सब कुछ।
इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या स्टडी करना है बच्चा? अब आपको ना सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करना सीखना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको CH3 ये एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, यानी कि C2H6 आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एल्केन है और एल्केन भी कौन सा है? क्योंकि 2 कार्बन है तो इसे इथेन बोला जाता है, ठीक है। चलिए एक बार पहले मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ कि कितने कार्बन चेन्स को हम लोग क्या क्या किस नाम से बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो इसे मिथ बोला जाता है। इफ यू हैव 2 कार्बन देन इट इज नोन एज इथ। फॉर 3 कार्बन्स इट इज प्रोप। फॉर 4 कार्बन्स इट इज ब्यूट। 5 पेंट। 6 हेक्स। 7 हेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 नॉन। 10 इट इज डेक। ठीक है बच्चा। अब जैसे जैसे आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की चेन आप इसमें ऐड करते हो या उसके अकॉर्डिंग इनका नेमिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इनके आगे एन, ईन और आइन लगता रहता है, ठीक है। आपको पता है 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज आप पढ़ के आए हो कि एल्केन चेन की शुरुआत एन से होती है, यानी कि मीथेन मिथ से शुरू होती है, तो उसमें सबके आगे क्या लगता रहेगा? एन एन लगता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि जो एल्कीन चेन होती है उसकी शुरुआत इथीन से होती है। मिथ से शुरुआत क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड तो बनता है, ठीक है। कार्बन का एक सिंगल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तो बनता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कभी भी कोई कार्बन, एक सिंगल कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। द रीजन इज दैट क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन चेन की शुरुआत इथ से होती है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से, और ऐसे ही इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन होती है, ठीक है। इस तरह से होता है बच्चा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया? नया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सोल्व कर दूंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रही थी आपको काउंटिंग करनी है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है। सपोज कीजिए आपको ये C2H6 दे रखा है, ठीक है। आपको बोला है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसका पूरा का पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए कंप्लीट फॉर्मूला के साथ, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला इन द सेंस वेज होते हैं किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक होता है आपका बॉन्ड लाइन एंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। तीनों का अलग अलग मतलब है। कैसे? जैसे यही C2H6 आपके पास है, या एक और इससे बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। आपने लिया C3H8, ठीक है, आपने ये ले लिया, ओके। तो कंप्लीट फॉर्मूला कैसे बनाओगे C3H8 का? C3 आपने दिखाए और आपके जो हाइड्रोजन्स हैं उन सभी के अलग अलग बॉन्ड्स आप शो करोगे इस तरह से। जब एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड भी आप शो करते हो तो उसको बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। आप देख रहे हो ना, C3 है मेरे पास और H8 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दिस इज C3H8 कंप्लीट फॉर्मूला, बिकॉज हमने एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड को कंप्लीटली खोल खोल के दिखाया है, ठीक है। ये था कंप्लीट फॉर्मूला और द कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी ये लिखा था, एक तो इसी को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक तरीका और है, आप ऐसे लिख दीजिए CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये भी आपका क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो जैसे 3 कार्बन है आपके पास, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 एंड 8। तो इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्मूला और द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ C3H8, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन एंगल फॉर्मूला किसे कहते हैं बच्चा? बॉन्ड लाइन एंगल में ना हम इन कार्बन्स को शो नहीं करते। बॉन्ड लाइन एंगल में हम लोग कार्बन्स को शो नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड यानी कि लाइन दिखाते हैं और एंगल दिखाते हैं। कैसे? आपके पास 3 कार्बन्स हैं तो 1 2 एंड 3 बॉन्ड दिखे और एंगल दिखा, देखो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे शो करते हैं, और ना ही हाइड्रोजन दिखाते हैं ना ही हम कार्बन दिखाते हैं। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन एंगल फॉर्मूला।
अब इसके अंदर कहाँ है 3 कार्बन, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन। और ये अंडरस्टूड है कि जिस कार्बन की वैलेंसी, जैसे कि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यानी कि 3 क्या होंगे इसके पास, हाइड्रोजन्स। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास, 2, यानी कि CH3 CH2 हो गया। और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास, 3, यानी कि CH3 हो गया। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन एंगल फॉर्मूला शो करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए अब हमें काउंट करने हैं इनके अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, क्योंकि अभी आपने चैप्टर को स्टार्ट करना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, तो इसीलिए आप पहले कंप्लीट फॉर्मूला ड्रॉ कीजिए इस कॉम्पाउंड का, उसके बाद आप हर सिग्मा और हर पाई बॉन्ड को काउंट कीजिए, आपके लिए इजी होगा और एरर फ्री होगा। जब आप एक्सपर्ट या स्मार्ट हो जाओगे या मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक के, तो फिर आप इस सिंपल इसको देखते ही बता दोगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए 2 कार्बन है मेरे पास और मेरे पास है 6 हाइड्रोजन्स। इस तरह से मेरे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए काउंटिंग आती है आप सभी को, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पाई बॉन्ड्स, सॉरी टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर ओवर हियर। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 0 पाई बॉन्ड्स। कैसे पता, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब है कि सिग्मा के साथ एक डबल बॉन्ड का होना, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इसीलिए हियर इज 0 पाई बॉन्ड। समझ में आया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इसके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको दे रखा है C4H8, आपको ये दिया, कंप्लीट फॉर्मूला बनाइए, 1 2 3 एंड 4, H8 है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कार्बन की वैलेंसी तो अधूरी रह गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है ना, कैसे, देखिए एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, सेकंड बॉन्ड बनाया और थर्ड बॉन्ड बनाया, तो फोर्थ बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आपका पाई बॉन्ड लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन के साथ हुआ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना बच्चा। चलिए ठीक है बच्चा, अब चलिए काउंट कीजिए अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को, कितने सिग्मा है और कितने पाई है। पहले सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है आपके 1 पाई बॉन्ड इज ओवर हियर। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्मूला जब तक नहीं बनाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा कार्बन की कितनी वैलेंसी यहाँ पर शो हो रही है, जिसकी वजह से आप पाई बॉन्ड लगाओ। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा, कंप्लीट फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तभी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अब की बार आपको दे दिया है, जैसे कि अब आपको ना एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी सीखने हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सीखने हैं बेटा, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक कौन से, जो आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक स्ट्रक्चर, या फिर असाइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि साइक्लिक नहीं है, इट्स अ ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब क्या है कि जो लास्ट और फर्स्ट कार्बन है उन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, दीज आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स एंड असाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड चेन, इस तरह से, यानी कि कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, हर कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इन्हें बोला जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स। आया समझ में बच्चा। ठीक है, चलिए अब सपोज कीजिए आपको किसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में बोला गया है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट करने के लिए। एक खासियत होती है बच्चा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की कि उनमें कार्बन हाइड्रोजन को ना शो नहीं किया जाता, उन्हें इस तरह से बना के दिया जाता है और बोला जाता है काउंट कीजिए कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही बच्चों को आती है, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बन शो करते हैं ना हाइड्रोजन शो करते हैं। कार्बन को तो पहचानना फिर भी आसान है, क्योंकि हर एंगल पे एक कार्बन होता है ना, यानी कि कितने कार्बन है यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन हैं, यू हैव 6 कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे पता चलेंगे, आप देखो जरा, इस कार्बन की अगर बात करें कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, 1 2, ठीक है, और ये वाला एक पाई बॉन्ड और है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यानी कि 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, इस एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं।
अब 3 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि एक वैलेंसी फ्री है, तो उस वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी कि क्या मतलब है कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं। अब सपोज कीजिए आपको मैंने इस वाले कार्बन के बारे में कहा, इस वाले कार्बन का पूछा कितनी वैलेंसी हो रखी है, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 1 2 और 3, यानी कि एक वैलेंसी इसकी भी फ्री है, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी कि पूरे के पूरे एरोमेटिक चेन के अंदर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। यानी कि टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो क्या फॉर्मूला हो गया इस स्ट्रक्चर का, इसका फॉर्मूला हो गया C6H6। और पता है इसका नाम क्या होता है, बहुत फेमस नाम है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है स्ट्रक्चर का, बेंजीन। तो अगर इस स्ट्रक्चर में आपको काउंट करने के लिए बोला जाए कि कितने पाई हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या करोगे, कैसे काउंट करोगे, हम लोग काउंट करेंगे ऐसे। कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नाउ कार्बन कार्बन का बॉन्ड काउंट करो, 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब चलिए पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 एंड 3। पाई बॉन्ड तो सिर्फ 3 है, यानी कि 3 पाई बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 15 बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, टोटल कितने बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, टोटल 15 बॉन्ड्स हैं, जिनमें कि आपके 12 सिग्मा है और 3 पाई है। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इसी चैप्टर में आपको सिखाऊंगी मैं कि किस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए आपको अब ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको दिखने में बेंजीन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में यही सेम 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये आपका बेंजीन नहीं है। इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक चेन है, तो साइक्लिक के लिए आप सबसे पहले साइक्लो लगाते हो। कितने कार्बन है आपके पास, 6, तो ये क्या हो गया, 6 साइक्लोहेक्स हो गया। और क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये एक एल्केन की चेन है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो C6, कार्बन तो 6 आपको दिख रहे हैं, लेकिन अब कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप निकाल लो कि कितने हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन को लेते हैं एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, तो एक कार्बन यानी कि हर कार्बन ने 2 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे। यानी कि इस तरह से सबके पास 2 2 हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, हर कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और टेट्रा वैलेंसी का जो वर्सेटाइल नेचर है वो शो करता है। ठीक है, तो कितना फॉर्मूला हो गया, इट इज C6H12, क्योंकि हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, टोटल कार्बन आपके पास 6 है, तो कितने हो गए, 6 2 12, यानी कि हाइड्रोजन 12 हो गए। ठीक है बच्चा, चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, हर हाइड्रोजन के यानी हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी कि 2 2 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए। अब कार्बन कार्बन का देख लेते हैं, 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी कि टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर। कोई पाई बॉन्ड है यहाँ पे, नो, यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, यानी कि इन टोटल 18 ही बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आया समझ में बच्चा। इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा हम सीख लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। वैसे आप 10th क्लास में सीख के आते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ एलिफेटिक चेन्स का सीखा होगा, यहाँ पे मैं आपको एरोमेटिक चेन्स का भी सिखाऊंगी। ठीक है, अब चलिए सबसे पहली बात, IUPAC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आई से इंटरनेशनल, फ्रॉम यू इट इज यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ठीक है, ये आपके IUPAC की फुल फॉर्म होती है, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बट हमें पता होना चाहिए बच्चा, है ना। IUPAC, ठीक है, इट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आखिर ये होता क्या है? एक्चुअली IUPAC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की फील्ड में, जो आपके किसी भी केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी कि किसी भी कंपाउंड की जो भी डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होती है, जो भी नॉलेज में कोई भी कंपाउंड आता है तो उसका नेमिंग करती है, ठीक है, उसको एक नाम देती है कि इसका नाम ये होगा। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं इसके लिए, ठीक है। क्या रूल्स है? सपोज कीजिए सबसे पहले जो फर्स्ट रूल हम लोग जो फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। कैसे? एक तो हमारे पास वे है कि हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें, कितने कार्बन हो गए? टोटल 5 कार्बन हो गए। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँ, कितने कार्बन हो गए? अब भी 5 कार्बन हो गए। एक वे है कि मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँ, कितने कार्बन हो गए? अब भी 5 कार्बन हो गए। यानी कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पे चेन को सिलेक्ट करूँ, आपके पास 5 ही कार्बन होंगे। यानी कि पेंटेन क्या हो गया? आपका पेरेंट चेन का नाम हो गया, जो कि एंड में लिखा जाएगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। जो भी आपके, सपोज कीजिए मैंने स्ट्रेट चेन को अगर सिलेक्ट किया है तो ये इथाइल क्या हो गया आपका? दिस इथाइल इज योर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जिसका नेम आपके इस पेरेंट के नेम से पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। कैसे? क्योंकि सपोज कीजिए, और सेकंड रूल यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 तो भी 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 तो भी 3 नंबर मिल रहा है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन, ये नाम हो गया इसका। और एक रूल और होता है कि जो भी आप नंबर या लेटर लिखते हो उनके बीच में ये डैश आता है, और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक और नंबर होता तो उनके बीच में कोमा आता। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से सारी आपको। चलिए सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसका IUPAC ने कहा कि नेमिंग करके दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो आपको यही दिखाई दे रही है, कितने की है? 4 कार्बन की, यानी कि ब्यूटेन है। एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सारे हमें सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ब्यूटेन यानी कि एल्केन की चेन है। अब आपको नंबरिंग देनी है इसको, ठीक है, नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग देखो, एक तरीका हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करने के लिए है 1 2 3, तो इस क्लोरो को क्या नाम मिला? 3 क्लोरो, ठीक है। एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 और 2, तो अब नंबरिंग क्या मिल रही है? इसको 2 मिल रही है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम 2 को प्रेफरेंस देंगे। मैंने बताया कि एक रूल और होता है हमारा कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 डैश क्लोरो ब्यूटेन। So this is the name according to IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. समझ में आया बच्चा? It's the nomenclature of this compound, that is 2-chlorobutane. ठीक है, चलिए we are taking one more example. Now suppose you are having CH3, CHCl, CHBr, CH3, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिखाई दे रही है जो कि ब्यूटेन की है, ठीक है। अब देखिए आपको दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्लोरो एंड ब्रोमो, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 2 3, तब भी नंबर क्या मिलेगा? 2 3 मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लो 1 2 3, तब भी क्या नंबर मिलेगा? 2 3 मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? एक रूल और है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहले अल्फाबेट में आता है उसका नाम लिखा जाता है। तो आपको पता है क्लोरो का C, ब्रोमो का B, इनमें से कौन सबसे पहले आता है? आपका ब्रोमो का B पहले आता है, ठीक है। तो ब्रोमो को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, हमें ऐसे कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, दैट इज 1 and 2। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 डैश ब्रोमो, ठीक है, डैश 3 डैश क्लोरो, नंबर और लेटर के बीच हमेशा डैश आता है, और पेरेंट चेन का नाम क्या है? ब्यूटेन।
ठीक है, आपको जो फर्स्ट लेटर होगा स्टार्टिंग वाला वही सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सभी लेटर्स आपके स्मॉल लिखे जाएंगे। ठीक है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-bromo-3-chlorobutain। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, चलिए ये था आपका एलिफेटिक का, और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तो आपको और चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब मैं आपको नेमिंग सिखाती हूँ एरोमेटिक चेन का। जैसे मैंने बेसिक सबसे एरोमेटिक चेन का जो आपको नेमिंग सिखाया, सबसे फर्स्ट ये जो चेन आपकी होती है इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लग जाता है ना तो वो कहलाता है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कॉम्पाउंड, यानी कि बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन किया गया है, या फिर क्या बोला जाता है कि बेंजीन डेरिवेटिव कॉम्पाउंड, कि डेरिवेटिव बनाया गया है, उसका डिराइव करके बनाया गया है। या फिर बेंजीन ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कॉम्पाउंड्स या फिर एरोमेटिक डेरिवेटिव कॉम्पाउंड्स। ठीक है, इस तरह से इनके नेम बोले जाते हैं। तो अब देखिए बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लग जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे क्लोरो लग गया, तो क्या नेम हो गया इसका? सिंपल, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो दिस इज नोन एज 1-क्लोरोबेंजीन। आपको मोस्टली जगह पे दिखाई देगा कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो सिंपल सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट और आपको सीखनी है वो ये है कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप लगा हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वो ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड के ऊपर लगकर उसका फंक्शन ही चेंज कर दे, उसका फंक्शन ही चेंज कर दे। कैसे? अभी जब तक ये क्लोरो कंपाउंड नहीं लगा था तब तक ये क्या था? बेंजीन, सिंपल बेंजीन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लोरो लगा अब ये बेंजीन नहीं रह गया, अभी क्लोरो बेंजीन डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा हेलोजन वाले की। जिस बेंजीन पर हेलोजन लगा है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो गई, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो किसी ग्रुप के ऊपर लगकर उसका फंक्शन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? चलिए मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पर लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये दो एडजेसेंट पोजीशंस आपको दिखाई दे रही है ना, कार्बन जहां पर है, उन पोजीशंस को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशंस। इन्हें स्मॉल ओ से डिनोट किया जाता है। इसके रिस्पेक्ट में जो ये दो साइड में आपको पोजीशंस दिखाई दे रही हैं इनको बोला जाता है मेटा पोजीशंस, यानी कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जो कार्बन दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है पैरा पोजीशन, और इसे स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब सपोज कीजिए एक और मैं एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ। मैंने अब की बार यहाँ पे लगा दिया ब्रोमो, तो अब की बार ऑर्थो मेटा पैरा कौन से हो जाएंगे? ये वाले, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में ही होंगे, ध्यान करना। ऑर्थो, ठीक है, ये हो गया आपके मेटा, और ये बिल्कुल अपोजिट हो गया आपका पैरा। ये ध्यान रखिए, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप लगा है ना उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी पोजीशन है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ओके, अब मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर्स बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे कॉम्पाउंड्स, एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स जिनका कॉमन नेम बहुत फेमस है और वो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि बेंजीन के बारे में तो आप जान गए हो, अगर इस बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। और कॉमन नेम क्या है इसका? टॉल्विन। क्या नेम है कॉमन इसका? टॉल्विन कॉमन नेम है। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है? अमीनो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या है? एनिलीन, जो कि एनिलीन इसका कॉमन नेम फेमस है। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस बेंजीन पर अगर यहाँ पे O लग जाए तो इसे बोलते हैं मिथॉक्सी। किस तरह से? ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 लग जाए, पहले CH3 था तो उसे क्या बोला? टॉल्विन। अगर OCH3 लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी, मिथ के साथ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इट इज मिथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम क्या है इसका? एनिसोल। तो कॉमन नेम इज फेमस एनिसोल। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ऐसे कुछ कॉमन नेम्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपके सिलेबस में ऐड होंगे, कुछ तो आप जानकर आए हो 10th क्लास में। जैसे सपोज कीजिए अगर कहीं पर CHO लिखा है तो इसे क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है,
कहीं पर CO ग्रुप लगा है तो उसे क्या बोला जाता है? कीटोन। ठीक है। सपोज कीजिए कहीं पर आपका लगा है COOH तो इसे क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चा। सपोज कीजिए कहीं पे लगा है COOR। आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास मीथेन है, ठीक है ना। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? CH3। तो अब इसे क्या बोलोगे? मिथाइल। ठीक है, कंफ्यूज मत करना एल्काइन और एल्काइल के साथ। एल्काइन इज डिफरेंट, जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कॉम्पाउंड्स होते हैं, और ये एल्काइल है जो कि एक हाइड्रोजन को निकालने से बनता है। ठीक है, तो COOR का मतलब क्या है? दिस इज नोन एज एस्टर। दिस इज नोन एज एस्टर। ठीक है, जिनकी स्वीट स्मेलिंग फ्रूटी स्मेल होती है। ओके बच्चा, समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके IUPAC में यूज हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे लग के पूरा फंक्शन चेंज कर देंगे, और बाकी इनको 1 बाय 1 आप स्टडी करोगे आपके 12th क्लास में। पूरे के पूरे चैप्टर की फॉर्म में ये आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। आई होप आइसोमेरिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि ये भी 10th क्लास का टॉपिक है। आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स का फॉर्मेशन। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? कि स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया आपका, है ना। स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। और इस आइसोमर्स के फॉर्मेशन को, या इस फिनोमिनन को, जो ये चलता है पूरा फिनोमिनन, द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए आपको 2 तरह के आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने हैं बच्चा। ठीक है, आपका जैसे कि फर्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड जो आपको स्टडी करना है दैट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ठीक है, इसमें आपके हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? जैसे कि कार्बन की कोई चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, और एक मैंने इसकी ब्रांचिंग कर दी इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग में जब आपको आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, देखो ना आइसोमर ही बनेगा। आप काउंट कीजिए कितने कार्बन है आपके पास? 4 कार्बन है ना। बाकी हाइड्रोजन्स को लगा दीजिए वैलेंसी के अकॉर्डिंग। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 कार्बन है आपके पास, है ना। दोनों के दोनों में 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए कितने हैं? 3 5 7 10। 10 हाइड्रोजन्स है यहाँ पे, देखिए 3 4 7 और 10, यानी कि आपका क्या फॉर्मूला बना? C4H10। किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। तो एक तो मैंने स्ट्रेट चेन बनाई ब्यूटेन की, ये रही, जिसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, जो कि स्ट्रेट चेन है। ये एन आपको बताती है नॉर्मल स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन। और देखो दूसरी मैंने कौन सी बनाई है? आपकी बनाई है मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल, और ये पेरेंट वाली चेन ये है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से जब चेन आइसोमर्स, या फिर आप चेन को ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर लेते हो, तो इस तरह का जो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। और ये किसके अंडर आता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ ना, तो इट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट जो आपको स्टडी करना है, नेक्स्ट टाइप जो आपको स्टडी करना है, ठीक है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? कि यहाँ पर ना जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। कैसे? सपोज कीजिए कोई एग्जांपल आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, क्या नेम होगा इसका?
आपको 3 कार्बन दे रखे हैं, यानी कि प्रोप एन, ई को हटा के हम क्या लगाएंगे, OH वाला नाम। OH किसका है, अल्कोहल का नाम होता है, तो प्रोपेन ऑल। इसे एक तरह से और लिख सकते थे हम लोग, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, जो लास्ट में ई लगता है ना, ई को हटा के हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हैं, प्रोपेनॉल। समझ में आया? तो एक तो हमारे पास ये है। एक तरीका और है इसका आइसोमर बनाने के लिए कि मैं CH3 करूं और जो ये नंबर 1 पे OH था, नंबर 1 पे OH था, उसे नंबर 2 पे लगा दूं। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि अब की बात 2 नंबर पे है, 1 2 या फिर 1 2 एक ही बात है, तो नंबर 2 पे ऑल है आपका। ठीक है, तो क्या समझे आप कि आपने देखा कि इस OH ग्रुप की पोजीशन के चेंज होने की वजह से आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि पोजीशन आइसोमर्स आपके बने। ठीक है, यानी कि जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेन आपके सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, कितने कार्बन है, 3। कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 और 7 और 8। कितने हाइड्रोजन है, 8। कितने हाइड्रोजन है, 3 5, सॉरी यहाँ पे आपका इतने हाइड्रोजन से नंबरिंग है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन से यहाँ पर आपके पास, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, 1। कितने ऑक्सीजन है, 1। क्या फॉर्मूला बन गया दोनों का, C3H8O, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होती है आपके फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, दिस इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया बच्चा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अब इसे कंफ्यूज मत करना, वहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा, और लेकिन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड दिया है CH3COCH3, ठीक है, और एक कंपाउंड दिया है CH3CH2CHO। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये जो कंपाउंड है ये कीटोन है, इट इज कीटोन, CO ग्रुप कीटोन होता है, और जो ये कंपाउंड CHO है ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, पहले जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, कितने कार्बन है, 3। कितने कार्बन है, 3। कितने हाइड्रोजन है, 6। कितने हाइड्रोजन है, 6। कितने ऑक्सीजन है, 1। कितने ऑक्सीजन है, 1। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट, और इतना डिफरेंट है कि उसका फंक्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि कीटोन की तरह एक्ट करेगा और ये एक एल्डिहाइड की तरह एक्ट करेगा। तो किसकी वजह से ऐसा हुआ, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब भी आपका सेम है। तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आया समझ में बच्चा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो सीखना है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। विच वन इज इंपॉर्टेंट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग 2 टाइप्स पढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके 12th बेसिस के लिए भी। आपका फर्स्ट टाइप इसके अंदर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले आप ये सीखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो पता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टीरियो? आप लोगों ने कभी देखा है कोई कंपाउंड, सपोज कीजिए मीथेन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, 2 हाइड्रोजन्स आपके प्लेन में होते हैं, एक हाइड्रोजन आपका होता है वेज डैश पे होता है, और एक होता है वेज पे, यानी कि इसको हम हार्ड लाइन से दिखाते हैं, दिस इज वेज। इस लाइन को बोला जाता है डैश, जो थोड़ी धुंधली सी दिखाई देती है। इस डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जो इंसान देख रहा है इस मॉलिक्यूल को, उस इंसान से दूर ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, और डी वाला जो हाइड्रोजन है ये इतना डार्क है कि ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है।
कि ऑब्जर्वर के पास है बिल्कुल। और इन दोनों का क्या मतलब है कि प्लेन में है। प्लेन का क्या मतलब है कि 2D प्लेन के अंदर है। सपोज कीजिए ये पेपर है कोई, तो इस पेपर के प्लेन में किसी चीज का होना कहलाता है प्लेन, कि वो प्लेन में है। ठीक है। और कोई चीज हमसे दूर है तो उसे दिखाएंगे डैश से, और कोई चीज हमारे पास है तो उसे दिखाएंगे वेज से। वेज, WEDGE, वेज लाइन। ठीक है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखे ना, इन्हीं स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन से, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ये डैश और वेज लाइंस बनती हैं, ये इनकी वजह से स्टीरियो चेंज होती है। इसे बोलते हैं स्टीरियो। स्टीरियो यानी कि उनकी ओरिएंटेशन चेंज होना। सपोज कीजिए ऐसी कोई लाइट इन पर डाली गई जिसकी वजह से इनका जो ओरिएंटेशन है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जो ये वाला हाइड्रोजन था, हो सकता है कि ये वेज पे चला जाए। ये जो हाइड्रोजन था, हो सकता है कि ये प्लेन में आ जाए। और जो ये प्लेन वाला है ये डैश पे पहुंच जाए, और डैश वाला आपका प्लेन में पहुंच जाए। तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब क्योंकि फॉर्मूला सेम रहने वाला है, पहले भी CH4 था, अब भी CH4 रहने वाला है, तो मोलिकुलर फॉर्मूले में कोई चेंज तो आया नहीं, लेकिन स्टीरियो चेंज हो गई। यानी कि उसकी ओरिएंटेशन किस वजह से चेंज हुई, किसी भी लाइट के डालने से, या अपने आप ही किसी एक्टिविटी की वजह से उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो इसे बोलते हैं आइसोमर्स। और किस वजह से बने हैं, स्टीरियो चेंज होने की वजह से, ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से। तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चा। अब इसी में आपको दो टाइप पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, पहले ये पढ़ते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चा क्या होता है, जिसमें ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। आपको दो तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, सिस एंड ट्रांस। फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई ये कंपाउंड दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ये कंपाउंड दे रखा है, तो इसकी पहचान क्या होती है पहचानने की कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, कि जो आपके डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, जब डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं तो उसे बोला जाता है सिस कन्फर्मेशन, यानी कि सिस आइसोमर। जब डायगोनल्स आपके सेम होते हैं तो इन्हें बोला जाता है ट्रांस आइसोमर्स। अब देखो फॉर्मूला इज सेम। क्या फॉर्मूला है, CH2Cl2। इसका भी क्या है, CH2Cl2, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट देखो ना आपकी ओरिएंटेशन चेंज है, स्टीरियो चेंज है। तो इन्हें बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये सिस और ट्रांस कन्फर्मेशंस बनाते हैं। कन्फर्मेशंस क्या होती है, जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन जब बनती है आपकी, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। सिस कौन से, जब डायगोनल डिफरेंट होंगे, और ट्रांस कौन से, जब डायगोनल्स आपके सेम होंगे। समझ में आया बच्चा? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कोई मिरर रखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई कंपाउंड रखा है। ठीक है, इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे भी आपने जब इसको मिरर में देखोगे तो मिरर में ये ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें और अच्छे समझ में आएगा। ये आप देखिए जो मिरर इमेजेस बनेंगी वो तो ऐसी बनेंगी ना। आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के सामने रखिए और मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज बन गई। लेकिन जब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखोगे, यानी कि जब मैं इस कॉम्पाउंड को उठाकर इस कॉम्पाउंड के ऊपर रखूंगी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। आपका एक हाथ उठाइए, दूसरे हाथ के ऊपर रखिए, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल कौन सी इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी कि एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर सेम टू सेम हर चीज ऊपर नहीं, क्योंकि थंब आपका थंब के ऊपर नहीं आता है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जहां पे आपकी बनती हैं, दोस आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, एक रे यानी कि लाइट को डालना। ठीक है, लाइट डालने की वजह से ऐसा होता है। और मिरर इमेजेस बनते हैं ये, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लाई नहीं करते। तो इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो दिस इज नोन एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि आइसोमरिज्म का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब तक बच्चा जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो था कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ये था आपका सिंपल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट जो आप लोग पढ़ के आए थे थोड़ा बहुत, और बाकी आपको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सटेंड और एक्सप्लेनेटरी मेथड से समझा दिया। ठीक है, अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो अब आपका 11th क्लास का स्टार्ट होने वाला है, जो बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। 10th क्लास तक आपने इसको स्टडी नहीं किया है। ठीक है, आपने हमेशा देखा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, परफॉर्म होती है, तो उसमें एक रिएक्टेंट होता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपने हमेशा अभी तक देखा। इस रिएक्टेंट को हम एक नाम से और जानते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, आपने पढ़ा है कि यहाँ एरो के ऊपर कोई रिएजेंट होता है, वही रिएजेंट रिएक्टेंट को हेल्प करता है रिएक्शन करने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। समटाइम्स आपने यहाँ पे कैटलिस्ट को देखा होगा। कैटलिस्ट क्या वर्क करते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करते हैं और समटाइम्स उसे मॉडरेट या स्टॉप करने के काम भी आते हैं। ठीक है, आपने ये देखा। अब सपोज कीजिए कोई रिएक्टेंट का जब रिएक्टेंट से जब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो क्या डायरेक्टली ऐसे बन जाता है? इसके पीछे ना बहुत छोटी या बड़ी या कुछ भी कहानी होती है, जिसे हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म के नाम से, जिसे हम जानते हैं मैकेनिज्म के नाम से। इस मैकेनिज्म में ना फिजन्स होते हैं आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। उस ब्रेकिंग की वजह से ही आपके किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट आपके 1, 2 या 3 हो सकते हैं। तो जो ये फिजन आप पढ़ते हो, यानी कि फिजन जिसकी वजह से किसी भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के फिजन आपको पढ़ने हैं बच्चा। एक पढ़ना है आपको होमोलाइटिक फिजन और सेकंड आपको पढ़ना है हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, होमो से मतलब आप समझते हो जहाँ पे सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स की बात होती है। जहाँ पे सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स की बात होती है उसे हम बोलते हैं होमोलाइटिक, यानी कि होमो। ठीक है, और जहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एटम्स की बात होती है उसे हम बोलते हैं हेट्रो। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं होमोलाइटिक फिजन। इस होमोलाइटिक फिजन का मतलब क्या है बच्चा? यानी कि जैसे कि आपको अगर सपोज कीजिए कोई इस तरह का होमोलाइटिक यानी कि होमो यानी कि एक जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, तो इनका बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे बॉन्ड बनता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, तो आपको दिख रहा है कि इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा, ये वाला, और इस हाइड्रोजन की भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, तो ये भी अपने हाइड्रोजन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। इसने लिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसने लिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास क्या फॉर्मेशन हो गया? इनके पास फॉर्मेशन हो गया रेडिकल का। एक एक इलेक्ट्रॉन इनके यहाँ पर रखे हुए हैं। जब इस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो उसे बोला जाता है रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। किस वजह से फॉर्मेशन हुआ? आपका होमोलाइटिक फिजन की वजह से। तो होमोलाइटिक फिजन में क्या फॉर्मेशन होती है? रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। समझ में आया? जहां पे आपके सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही ब्रेक होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लो। सपोज कीजिए आपको दे रखा है Cl2, तो ये भी क्या है? होमो कंपाउंड है, एक जैसा कंपाउंड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर सेम है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ? यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, और यानी कि होमोलाइटिक फिजन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? चलिए, नेक्स्ट जो फिजन आपको पढ़ना है वो हेट्रोलाइटिक फिजन। अब हेट्रो का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा, है ना? हेट्रोलाइटिक फिजन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सपोज कीजिए डिफरेंट एटम्स आपके अटैच्ड है हाइड्रोक्लोराइड, है ना? हाइड्रोक्लोराइड आपने बहुत देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर दोनों की डिफरेंट है। ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। अपना तो इसके पास है ही, उसका भी ले लिया। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव का। अब क्योंकि हाइड्रोजन को डोनेट करना पड़ा, मर्जी से नहीं किया, करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा थी, तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आप नोटिस करिए बच्चा कि जब भी
आपका आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, क्योंकि वो हेट्रो कंपाउंड्स यानी कि हेट्रो एलिमेंट्स के बीच में वो फिजन होता है। तो आपका हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर आपका चार्जेस का फॉर्मेशन यानी कि चार्जेस का सेपरेशन होता है, बट होमोलाइटिक फिजन में आपका रेडिकल फॉर्मेशन होता है और हेट्रोलाइटिक फिजन में आपका चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है, यानी कि रिएक्शंस के अंदर ये मैकेनिज्म चलता रहता है अपने आप इंटरनली, और हमें सिर्फ रिजल्ट में क्या मिलता है, अपना प्रोडक्ट रिजल्ट में मिलता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियो मीन्स जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं, यानी कि इनको प्लस चार्ज बहुत पसंद होता है। प्लस चार्ज किसको पसंद होता है? जिसपे खुद नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एन और एन, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेकर बना होगा। नेगेटिव चार्ज कब बनता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल कैसे बने होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आपके इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इनको पसंद होता है। तो ये कौन से चार्ज होंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होंगी। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा? पॉजिटिव चार्ज बना होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। समझ में आया? ये डिफरेंस है इनके बीच में, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस लविंग, इनको प्लस चार्ज चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनती है। ठीक है, अब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि इनके पास इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? ये बनता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के साथ, गिव सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जैसे कि आपका साइनाइड, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा, आपका OH नेगेटिव। ठीक है, मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे आपका किसी में पॉजिटिव चार्ज आ रखा हो, सपोज फॉर एन एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, है ना, या फिर कोई भी लुइस एसिड। लुइस एसिड का मतलब क्या है? कि वो एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं आपके लुइस एसिड्स? लुइस एसिड इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बच्चा, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता। ऑक्टेट उनका पूरा नहीं होता, इसलिए वो एसिड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब जब डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज उसके पास होना ही होना है, यानी कि वो डेफिशिएंट है, बट चार्ज शो नहीं किया जाता लुइस एसिड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपका FeCl3, BF3, BCl3, AlCl3, ये सारे क्या है? लुइस एसिड है। इनका बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो ये सभी के सभी, देखो कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो कंफ्यूज मत होना, आप उनका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। तो लुइस एसिड भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं बच्चा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। समझ में आया बच्चा? चलिए चलिए बच्चा, इतना आपको समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कुछ इफेक्ट हमें पढ़ने हैं जिसकी वजह से रिएक्शंस आपकी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। इफेक्ट कैसे? एक आपका है इंडक्टिव इफेक्ट, एक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और नेक्स्ट आपको पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना? अब इनका अलग अलग अपना अपना रोल है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चा? जैसे मैंने आपको हेट्रोलाइटिक फिजन में बताया कि आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, या इससे इसे हटाइए, आप कोई कार्बन कंटेनिंग चेन लीजिए, आपके पास ये चेन है CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है अगर, तो क्या होगा? ब्रेक करने के लिए आपको दिख रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा।
अट्रैक्ट करेगा तो क्या, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। किस वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा है। जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। वहां पर कौन सा इफेक्ट लगा है, माइनस आई इफेक्ट लगा है। और जहां पर प्लस चार्ज आता है वहां पर कौन सा इफेक्ट लगा है, प्लस आई इफेक्ट। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दो होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। किस वजह से प्लस आई लगता है, आपका इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से, और माइनस आई लगता है आपका इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की वजह से, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जो कहाँ पे वैलिड करता है, कहाँ पे लगता है, जहां पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ये आपको दिखाई देगा स्पेशली आपके डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड्स में, ठीक है। कैसे, जैसे कि पाई बॉन्ड है, आपको पता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले टूटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका पाई बॉन्ड वाला यहाँ भी जा सकता है और आपका यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों कार्बन्स की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, ठीक है। जब इसने यहाँ पे डोनेट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके पास प्लस चार्ज आया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से आ सकता है, ठीक है। वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहाँ पे लगता है, जहां पर आपका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है, वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, वहां पे आपका इफेक्ट लगता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वहां पर लगेगा आपका माइनस ई, जहाँ पे प्लस चार्ज आएगा वहां पे लगेगा आपका प्लस ई। यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट लगता है, जहां पर देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब जो मैं इफेक्ट आपको बताने जा रही हूँ दैट इज रेजोनेंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आपको आता है, जिन्हें हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ये स्पेशली आपका एरोमेटिक रिंग्स में आपको दिखाई देता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दोबारा से बनाते हैं एक अच्छे से, ठीक है। इट इज योर बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ना, ये कार्बन अपने स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। मीन वाइल क्या होगा, ये वाला कार्बन भी अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो क्या देखा जाएगा कि इस वाले बॉन्ड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। अब क्योंकि इसने डोनेट किया तो प्लस चार्ज, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस चार्ज। मीनवाइल क्या होगा, जैसे प्लस माइनस चार्ज बनते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड बन जाता है, वहां पर एक बॉन्ड बन जाता है और ये प्लस माइनस चार्ज यहाँ से वैनिश हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मीनवाइल ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया और यहाँ पे माइनस चार्ज आया। अब जब जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज बनता है तो आपको पता है वहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं ये वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक और प्लस माइनस बना हुआ है, जो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अंदर बनेगा ये इस तरह से। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया कि जो बॉन्ड आपका यहाँ पे था वो अब यहाँ पे आ गया, जो बॉन्ड आपका यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, जो बॉन्ड यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। पता है इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर आते हैं आपको, इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना, अपने एरिया से दूसरे के एरिया में जाना और घूमना। आपको जो ये 5 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों के पांचों अपने आप में इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं और सेम नंबर ऑफ ही पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जिस कंपाउंड के 5 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इस नेचर के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए बेंजीन मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो यही है रेजोनेंस इफेक्ट। जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है वह माइनस चार्ज आता है, यानी कि माइनस आर,
जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है यानी कि डोनेट किया है वहां पे आता है +r। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को अब यहाँ पे एंड करते हैं बच्चा। इस चैप्टर में आगे जो पोर्शन रह गया है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्योरिफिकेशन मेथड्स, अगर आपको वो समझना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए वीडियोज बना दूंगी, क्योंकि वो बच्चे खुद ही कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है किसी को समझाने की या बताने की। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जरूरत है मुझे बताइएगा बच्चा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दोज टॉपिक्स। ठीक है बच्चा, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बच्चा।